मेरे जो आज हम इनकम टैक्स में जो चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ मतलब पूरा करना और कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे ले जाना ऑफ लॉसेस, हानियों की पूर्ति करना एवं उन्हें आगे ले जाना। पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ इंट्रोडक्टरी पार्ट। इनकम टैक्स क्या करता है कि आपके जितने भी टैक्स पेयर होते हैं उनको इस चैप्टर के अंतर्गत वो ये बताता है कि अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, एनी लॉस, तो इनकम टैक्स ऐसा नहीं है कि आपके प्रॉफिट हो जाए तब तो आपसे टैक्स ले ले और जिस दिन आपको लॉस हो उस दिन वो कहते हैं कि वो तो तुम्हारा था। ऐसा नहीं है। यानी ये इस तरीके से समझ लो कि इनकम टैक्स का वो पार्ट है जो ये कहता है कि नहीं, अगर आपकी हानियां होती हैं, इफ यू गेट लॉसेस, अगर आपको क्या मिलता है, हानियां होती है, तो हम आपके साथ हैं, चिंता मत करना। कंसेप्ट यहां से शुरू होता है। तो फिर वो करता क्या है? वो उनको ये कहता है कि अगर मान लो आपको कोई हानि हुई है तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। तो प्रश्न है सर सेट ऑफ का मतलब क्या है? सेट ऑफ का मतलब है कि जैसे मान लो इस साल आपको हानि हुई, लॉस हुआ, तो आप नेक्स्ट ईयर में या इस साल दोनों ही स्थिति में यदि आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। आपको सर जब इस साल आप कह रहे हो हानि हुई तो फिर प्रॉफिट कैसे होगा? यहाँ हानि का मतलब होता है मान लो किसी एक हेड में तो आपको हानि हो रही है लेकिन किसी अन्य हेड में आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आप एक हेड की हानि को दूसरे हेड के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो। सेट ऑफ का मतलब जैसे मान लो आपका एक हेड है जिसमें आपको 50,000 रुपए प्रॉफिट हुआ, दूसरा जो हेड था उसमें आपको 20,000 रुपए का लॉस हुआ। तो ये जो 20,000 का लॉस हुआ वो इस हेड से सेट ऑफ हो गया। फाइनली आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 30,000 प्रॉफिट माना जाएगा और इसी पे टैक्स की गणना की जाएगी। ये सेट ऑफ कहलाता है। पहला शब्द आपको समझ में आया? इस कंसेप्ट को भी आपने समझ लिया है कि इनकम टैक्स की तरफ से ऐसा सिस्टम है। इसी से रिलेटेड एक है कैरी फॉरवर्ड। यही सेम एग्जांपल हम वापस उठाते हैं। पहले हेड में आपको प्रॉफिट हुआ 50,000, ठीक है, और दूसरे हेड में आपको लॉस हुआ, वो आपका हुआ 70,000। क्लियर? दो हेड थे, फाइनली आपकी इनकम कितनी बनी इससे? माइनस का 20,000, यानी लॉस जो है वो 20,000 अब भी रह गया। तो अगर किसी व्यक्ति के उस साल में सेट ऑफ करने के बावजूद भी यदि कोई लॉस रह जाता है जिसको वो उस साल में पूरा नहीं कर पाया तो वो उसे कैरी फॉरवर्ड कर देता है, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। समझना चाहिए ये बात। तो ये भी अच्छी फैसिलिटी है एक टैक्स पेयर को। इसकी मूल भावना ये है, इनकम टैक्स कहता है कि जब आप प्रॉफिट कमाते हो तो हम आपसे टैक्स लेते हैं, लेकिन अगर आपकी हानियां होती हैं तो भी हम आपके साथ हैं। आपको प्रॉफिट लॉस जो था उसको पहले पूरी करने की छूट दी जाएगी जिसको सेट ऑफ कहा। और अगर मान लो उस साल वो पूरा नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में से आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें हम ये पढ़ेंगे कौन सा लॉस किस प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा, अगर कैरी फॉरवर्ड करते हो तो कब तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? क्योंकि इनकम टैक्स में इसने क्या कर दिया कि आपको ये कहा कि कैरी फॉरवर्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसकी लिमिट होगी। ऐसा नहीं है कि एक बार जो लॉस हुआ जीवन भर उसको ही पूरा करते रहे, ये चीज है। तो उसमें एक लिमिट डाल दी 4 साल 8 साल। तो 4 साल आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो कैरी फॉरवर्ड में उसने एक टाइम डाल दिया, पीरियड डाल दिया कि इतने समय तक आप कर सकते हो। तो वो रूल्स आज हम इनकम टैक्स के सीखेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपका फर्स्ट पार्ट जो इंट्रोडक्शन था वो होता है। अब हम आगे देखते हैं इसके रूल्स क्या है। एज ए समराइज जो हमने है वो लिया है, या आपकी बुक में पीछे समरी में दे रखा है। सबसे पहले इसमें दे रखा है नंबर 1, अपने ही शीर्षक से अन्य स्रोत या साधन की आय से पूर्ति।
यानी सेट ऑफ का रूल है, ठीक है। और सेट ऑफ में ये कहते हैं अपने ही हेड से। ऐसे कौन से लॉसेस हैं जो केवल अपने ही हेड से पूरे हो सकते हैं? तो जैसे ही हेड्स की बात आती है तो हमारे 5 हेड है, सैलरी, एचपी, बीपी, सीजी और ओएस। 5 हेड है। तो इन 5 हेडों में ऐसे कौन से लॉसेस हैं जो केवल अपने ही प्रॉफिट से पूरे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे वो इसके अंतर्गत आएगी, वो हानियां जो केवल अपने ही प्रॉफिट से पूरी हो सकती है। जैसे मान लो आपको इस साल कोई लॉस हुआ तो उसको आप अगले साल उसी इनकम से पूरा कर सकते हो, यानी हेड से हेड में ट्रांसफर नहीं होगा, वो अपने आप को ही सेट ऑफ करेगा। जैसे ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो केवल ओ नेगेटिव से ही ले सकता है ना। तो ये सिस्टम है कि ऐसे कौन सी हानियां हैं जो अपने ही हेड से पूरी की जा सकती हैं। उसमें सबसे पहले नंबर 1, निम्न हानियों को छोड़कर अन्य हानियां अपने ही शीर्षक से पूरी हो सकती हैं। तो ऐसी कौन सी है जो नहीं हो सकती? दीर्घकालीन पूंजी हानि केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से ही पूरी हो सकती है, यानी LTCG से। इसका मतलब ये हुआ ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पूरा हो सकता है, ठीक है। अब वो इस साल में है चाहे किसी साल में है, आपस में सेट ऑफ हो जाएगा। तो 2 हो सकते हैं। जैसे मान लो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो था उसमें तो आपको प्रॉफिट हुआ, और एक यानी मशीन बेचने से तो प्रॉफिट हुआ पर फर्नीचर बेचने से लॉस हुआ, और दोनों लॉन्ग टर्म के थे तो वो आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं कि सेट ऑफ अपने ही हेड से होगा, बस इसका मतलब इतना ही है। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो प्रॉफिट होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को ही पूरा कर सकता है, जो हानियां अपने ही शीर्षक से पूरी हो सकती है। पहला याद हो गया, LTCL LTCG से। नंबर 2, सट्टे व्यापार की हानियां, स्पेकुलेशन लॉस केवल सट्टे व्यापार के लाभों से ही पूरी हो सकती है। स्पेकुलेशन लॉस स्पेकुलेशन प्रॉफिट से ही पूरा हो सकता है। थर्ड, धारा 35A में वर्णित निर्दिष्ट व्यवसाय की हानियां, कोई भी हानि है केवल निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभों से ही पूरी हो सकती है। कोई स्पेसिफाइड अगर कोई मान लो बिजनेस है जो कि धारा 35A के अंतर्गत आता है, वो प्रश्न में लिखा होगा कि ये बिजनेस उसमें आता है, तो उसकी हानि यानी अंडर सेक्शन 35A में जो आपके दे रखी है हानियां, उसमें कुछ व्यवसाय बताए हुए कि ये जो व्यवसाय है। तो अगर ऐसा कोई व्यवसाय खोला हुआ है हमने बिजनेस जो कि 35A के अंतर्गत आता है, तो उसमें यदि कभी भी लॉस होगा तो उसका लॉस उसी के प्रॉफिट से पूरा किया जा सकता है। 4th पॉइंट, दौड़ के घोड़ों की हानियां, ये बात आपने सवालों में देखी थी। दौड़ के घोड़ों की हानियां यानी जो व्यक्ति दौड़ के लिए घोड़े रखता है उसको यदि कोई लॉस होता है तो वो दौड़ के घोड़ों के लाभ से ही पूरा किया जा सकता है। तो हॉर्स लॉस जो है वो हॉर्स प्रॉफिट से पूरा किया जा सकता है। ये आपके वे थे जिनको हम किससे पूरा कर सकते हैं? अपने ही हेड से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारी जो हेडिंग आती है इसमें ये भी आता है, लॉटरी, वर्ग पैरवी, जुआ, शर्त आदि की हानि किसी भी आय से पूरी नहीं की जा सकती है। कैजुअल इनकम में यदि आपको लॉस होता है, ये भी हमने सीखा है, पीछे सवाल में आता था कि एक जगह पे लॉस हुआ और एक जगह पे प्रॉफिट हुआ। तो कैजुअल इनकम में प्रॉफिट ही केवल टैक्सेबल होता है, लॉस की कोई भी छूट नहीं मिलती। तो ये नहीं शब्द अंडरलाइन कर देंगे। 6 पॉइंट, कर मुक्त साधन से होने वाली हानि किसी भी कर योग्य आय से पूरी नहीं की जा सकती। जैसे आपके 2 तरह के बिजनेस हैं। एक बिजनेस तो वो है जो पूर्णतः कर मुक्त है, तो गवर्नमेंट ने एक लिस्ट बना रखी है, उसके अंतर्गत कुछ बिजनेस ऐसे डाल दिए जिनको वो कर मुक्त करती है, या जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, निर्यात के उद्देश्य से बनाए गए बिजनेस, तो उसमें यदि कोई आपके लॉस हुआ तो चूंकि उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है,
क्यों? क्योंकि वो कौन सा व्यवसाय है? कर मुक्त व्यवसाय है। तो अगर ऐसा कोई बिजनेस है जिसकी इनकम को हमने कर मुक्त कर रखा है, एग्जम्प्टेड कर रखा है, तो यदि मान लो उस हेड में हानि हुई तो इसमें हानि को पूरा करने की छूट नहीं देती है। समझ में आता है? उसमें इनकम टैक्स का सीधा सिद्धांत है कि जब आपकी इनकम होती है तो हम उस पर टैक्स नहीं लगाते हैं, तो अगर लॉस होता है तो वो भी हम आपको सेट ऑफ अन्य से नहीं करने देंगे। उसी बिजनेस में प्रॉफिट हो तो उससे हानि को वैसे ही पूरा करो, तो वैसे ही टैक्स नहीं ले रहे, पर उसकी हानि को किसी अन्य हेड के आप नहीं जा सकते हो, ये आपके है। समझ में आता है? और नेक्स्ट, अंशों, प्रतिभूतियों एवं यूनिट के विक्रय से हानि, तो ये भी आपकी क्या है? अपने ही प्रॉफिट से पूरी हो सकती है, अन्य से नहीं हो सकती। ये पहला पॉइंट था जिसके अंतर्गत वे हानियां थी या तो जिनको पूरा नहीं किया जा सकता, या जो अपने ही हेड से होती है। मुख्य रूप से जो इसमें मुझे समझ में आती है, एक तो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को ही पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा और कौन सा था इसमें? हॉर्स वाला जो था वो हॉर्स से होएगा, और स्पेकुलेशन से होएगा, ठीक है। लॉटरी पे भी किसी की छूट नहीं मिलेगी। कर मुक्त जो साधन से कोई आपकी हानि हुई तो उसको भी आप अन्य से पूरा नहीं कर सकते। अंशों, प्रतिभूतियों और यूनिट के विक्रय से जो हानि हुई उसको भी नहीं कर सकते। और ये आपका फर्स्ट हेड था। अब आप सेकंड पॉइंट देखो, एक शीर्षक की हानि के दूसरे शीर्षक की आय से पूर्ति। ये भी हेडिंग समझ में है। मान लो एक हेड में लॉस हुआ तो क्या उसको किसी दूसरे हेड से पूरा किया जा सकता है क्या? तो ऊपर तो हमने देख लिया उसमें तो नहीं होता है, इसमें हो सकता है। यानी आपस में जो ट्रांसफर में ये इसको जैसे ओ पॉजिटिव है वो आपके क्या कर सकता है? सर्वदाता है, किसी को भी दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता। ये चीज इसके अंतर्गत आती है कि कोई भी किस हेड को दे सकता है, अन्य व्यक्ति को दे पाना, तो ये चीज है। तो अन्य हेड्स हो गए इसमें। एक शीर्षक की हानि की दूसरे शीर्षक से पूर्ति। निम्न हानियों को छोड़कर एक शीर्षक की हानि दूसरे शीर्षक की आय से पूरी हो सकती है। तो इसमें क्या लिखता है? उपरोक्त फर्स्ट में वर्णित हानियां, वे हानियां कौन सी? जो ऊपर आई थी वो। इसे क्या लिखा? छोड़कर शब्द को अंडरलाइन करो। निम्न हानियों को छोड़कर एक शीर्षक की हानि दूसरे शीर्षक की हानि से पूरी हो सकती है। तो इसने इस बात का आंसर नहीं दिया कि कौन सा किससे हो सकता है। इसने ये बता दिया कि ये चीज है ना वो नहीं होगी, उसके अलावा बाकी सारा अलाउड है। आगे पर्सन तो पहला फर्स्ट वर्ड कह दिया कि पहले वाले तो किसी से आपके हेड से पूरा नहीं हो सकता। सेकंड, पूंजी लाभ शीर्षक की हानि अन्य किसी शीर्षक की हानि से पूरी नहीं हो सकती। यानी कैपिटल गेन लॉस जो है वो कैपिटल गेन प्रॉफिट से पूरा हो सकता है, वो और किसी से पूरा नहीं हो सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया इसने। व्यापार अथवा पेशे की हानि की पूर्ति वेतन शीर्षक की आय से नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये कहा कि बीपी जो है वो सैलरी से नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं बना है। और मकान संपत्ति से हानि की पूर्ति अन्य किसी शीर्षक की किसी भी कर योग्य हानि कर निर्धारण वर्ष में 2 लाख से अधिक नहीं हो सकती है। तो एचपी लॉस 2 लाख तक आप किसी भी हेड से पूरा कर सकते हो, 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये किसी भी हेड से होता है, एनी हेड से पूरा किया जा सकता है। समझ में आती है बात? तो बाकी वो कहते हैं कि इसके अलावा जो है वो आप इच्छा अनुसार आप ले सकते हो। तो कैपिटल गेन आपसे पूछे क्या एचपी के लॉस को पूरा कर सकता है? कि हाँ सर कर सकता है। तो किसको नहीं कर सकता है? कि वो किसी दूसरे के लॉस को पूरा कर सकता है पर अपने लॉस जो है ना वो अपने ही हेड से कर सकते हैं। बीपी जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसमें यदि आपके कोई लॉस होता है तो वो सैलरी हेड से पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि बेटा जो एचपी में लॉस है वो बीपी से पूरा हो सकता है? आपके हाँ सर हो सकता है। अच्छा, बीपी का जो लॉस है वो एचपी के प्रॉफिट से पूरा हो सकता है? कि हाँ सर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन के एरिया में नहीं आता। तो इसने ये बता दिया कि ये रास्ते बंद है, बाकी आप इच्छा वजह से घूमो, तो ये हिसाब इसमें रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कैरी फॉरवर्ड के लिए। थर्ड पॉइंट होता है
हानियों को आगे ले जाना और पूर्तिकरण, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ हो गया। क्या हो गया? आप उसे आगे ले जाते हो और आने वाले भविष्य में उसको पूरा करते हो। तो उसके बारे में है कि कब तक कर सकते हो और किसको किससे हो सकता है। तो यहाँ पे एक टेबल दे रखी है हानि और उसकी पूर्ति, और तीसरा हो गया समय, कब तक। तो सबसे पहले व्यापार और पेशे की हानि यानी बीपी हेड से जो लॉस होता है, आप उसे वापस फ्यूचर में जब आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो किससे पूरा कर सकते हो? केवल बीपी से ही पूरा कर सकते हो। कब तक? 8 वर्षों तक। इसमें ये चीज बहुत सिंपली आप देखोगे कि जब आप कैरी फॉरवर्ड कर देते हो ना किसी लॉस को, पीछे जो नियम पड़े वो केवल उसी साल के लिए थे, करंट ईयर के लिए, कोई भी किसी से भी पूरा कर ले। लेकिन जैसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हो ना कोई लॉस, तो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद में सारे के सारे अन्य से फिर कभी नहीं ले सकते हैं। यानी आप उसी करंट ईयर में कोई आपस में लॉस सेट ऑफ करने कर लो, पर जैसे ही आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फिर वो किसी अन्य लॉस से पूरा नहीं किया जा सकता, फिर वो अपनी हेडिंग में ही रहेगा, वो फिर लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। तो इसको आप ऐसा समझो कि आपको जो दूसरे हेड से लॉस को पूरा करना है उसका मौका एक बार ही मिलता है, उसके बाद में आप अन्य से लॉस पूरा नहीं कर सकते। यानी आपके कभी कम पड़ा तो आपने क्या करा, अन्य से ले लिया, लेकिन वो एक बार हो सकता है, एक बार हो गया उस साल में, तो उसके बाद में फ्यूचर में कभी नहीं हो सकता है। फ्यूचर में फिर आप अपने ही हेड से पूरा करोगे। तो जैसे बीपी और एचपी पहले तो आपने देखा था कि एक दूसरे से ले दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं हम, तो उसके बाद में बीपी का लॉस बीपी के प्रॉफिट से ही पूरा हो सकता है। 8 सालों तक भले आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हो। 8 सालों कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब समझ में आया? एक साल में कुछ इस तरह की लॉस पूरा हो जाए, नहीं हुआ, एक्चुअली लॉस बहुत ज्यादा हो गया, तो प्रॉफिट हो तो रहे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गए तो भी नहीं हुआ, तो कब तक हो सकता है? 8 साल। 7वें साल में जाके वो पुराना जो लॉस था वो सेट ऑफ हो गया, तो 8वें साल में इनकम होगी, 8वें साल में टैक्स देते हैं। इसका कंसेप्ट ये है। और अगर मान लो वो 8 साल करने के बावजूद भी लॉस पूरा नहीं हुआ, तो अब इनकम टैक्स की कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसका मतलब तो बिजनेस प्रॉफिट इतना दे नहीं रहा है, लॉस तो इतना बड़ा कर लिया और प्रॉफिट बिजनेस दे नहीं रहा है, तो फिर वो पूरा सेट ऑफ हो जाता है, सारा लॉस मान लिया जाता है, सेट ऑफ नहीं होता, लॉस मान लिया। तो इसका मतलब अब उसको पूरा नहीं, आगे की फ्यूचर की इनकम से आप अब पूरा नहीं कर सकते। अब फ्यूचर इनकम पे तो टैक्स देना ही पड़ेगा, और उसको तुम अपना लॉस वैसे ही मान लो कि आप उसकी कोई छूट इनकम टैक्स नहीं देंगे। तो कैरी फॉरवर्ड का कंसेप्ट यहाँ पे समाप्त हो जाएगा कब? 8 वर्षों के बाद। नंबर 2, सट्टे व्यापार की हानि, स्पेकुलेशन लॉस। सट्टे व्यापार के लाभ से, स्पेकुलेशन प्रॉफिट से कब तक? 4 वर्ष। अब समझ में आ रही है कंसेप्ट? 35A में जो है वो केवल 35A से ही पूरा होता है, क्योंकि मैंने कहा कैरी फॉरवर्ड में से ही नहीं होता है, कोई सीमा नहीं, यानी कभी भी उसको पूरा किया जा सकता है। 4, अल्पकालीन पूंजी लाभ, STSG, है ना? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। सभी पूंजी लाभों से अल्पकालीन और दीर्घकालीन यानी LTCG और STCG, ST और LT दोनों से भविष्य में पूरा हो सकता है। वो तो अपने ही हेड हो गए ना, तो और वो कब तक हो सकता है? 8 वर्षों तक। नेक्स्ट LTCG, LTCL केवल दीर्घकालीन यानी LTCG से कब तक? 8 वर्ष तक। यानी STCG तो दोनों LTCG से ले सकता है, पर LTCG LTCG से ही ले सकता है। 6, मकान संपत्ति की हानि यानी HP हेड से जो लॉस हुआ उसको आप मकान संपत्ति की आय से ही पूरा कर सकते हो। कब तक? 8 वर्षों तक, अधिकतम 2 लाख, ये हर साल का नियम है। अगर घुड़दौड़ के घोड़ों की हानि, घुड़दौड़ के घोड़ों की आय से कब तक? 4 वर्षों तक। फर्म की हानि फर्म स्वयं पूरा करेगी नियमानुसार, तो वो फर्म के रूल्स अलग है। और डेप्रिसिएशन ये भी इम्पोर्टेंट है, अशोधित हास सभी प्रकार की आय से, और कब? कोई सीमा नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेट होता है, कई बार क्या होता है कि एक बिजनेस में अशोधित हास लिखा हुआ है ना, एक्यूमुलेटेड डेट बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जैसे कई बार इतना ज्यादा डेप होता है कि वो 1 साल में पूरा ही नहीं हो पाता है,
एक लिमिट होती है, आप एक लिमिट तक घटाते हो तो उतना घटा दिया, सारा घटाओगे तो वैसे ही लॉस हो जाएगा। तो लॉस जो डेप्रिसिएशन है ना वो भी लॉस होता है। आप उसको यहाँ पे ये कंसेप्ट ये समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप मान लो कई सालों तक डेप्रिसिएशन लिख ही नहीं रहे थे, खातों में नहीं लिख रहे थे, बनता तो था ना। फिर जिस दिन से आपने लिखना शुरू किया तो वो क्या हो गया, एक्यूमुलेटेड डेट हो गया, इकट्ठा हो जाएगा। फिर उसको आप क्या कर देते हो, वो भी लॉस है, उसको भी आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, और कैरी फॉरवर्ड करोगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, एक और किसी भी हेड से पूरा किया जा सकता है डेप्रिसिएशन को। अब ऑब्वियस है, ये बात तो है कि डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब वो लॉस बिजनेस का लॉस हो गया, तो ये चीज आपके इसमें आती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मैं एक बार वापस रिपीट करूं। इसमें आपका ये होता है कि डेप्रिसिएशन आप लोगों को पता है नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इसमें कोई पैसा खर्च थोड़ी होता है, खर्च मशीन तो खरीद ली। अब जैसे मान लो हमने 10 लाख की मशीन खरीदी, उसका 1 लाख रुपए डेप बनता है, जो आपको इस साल डेप लेस करना था और एक फंड बनाना था उसके लिए, डेप्रिसिएशन फंड होता है ना। अब हमने इस साल वो डेप लगाया ही नहीं, क्यों नहीं लगाया, पूछा आपने क्यों नहीं लगाया, तो हमारे पास ये छूट है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, डेप को लिख तो लिया पर लेस नहीं किया, डेप्रिसिएशन का एक फंड बना दिया, लेस करने के लिए कुछ किया नहीं। तो वो डेप्रिसिएशन भी कई बार हम चार्ज करते हैं तो वो पूरा नहीं होता है। हम हर साल लिखते हैं कि लिखना तो था 1 लाख, हमने 20,000 ही लिखा तो पिछला डेप इकट्ठा हो गया, फिर 1 लाख लिखना था 20,000 लिखा तो वो 1,60,000। तो ये डेप्रिसिएशन हम पूरा नहीं लिख पाते हैं, आप उसको ऐसा समझे, तो वो भी कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है ना, व्यवसाय में आपको हानि नहीं हुई, पर डेप्रिसिएशन भी तो इम्पोर्टेंट होता है चार्ज करना, क्योंकि 10 साल बाद में वापस मशीन लानी है ना, इससे तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर पाता है पूरा, तो वो इकट्ठा होता रहता है, उसको एक्यूमुलेटेड डेट बोलते हैं। और वो एक्यूमुलेटेड डेट भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और हमेशा कर सकते हो, इस सेट ऑफ के रूल में आता है। आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, खाली एक्स्ट्रा कुछ है नोट। 1, कर निर्धारण वर्ष 2001 से बंद हुए व्यापार की हानि की पूर्ति भी हानि के वर्ष से निर्धारित 8 या 4 वर्षों में की जा सकती है। इसमें कोई नियम का वैसे फर्क नहीं है। कर निर्धारण वर्ष 1999 2000 या इसके पश्चात मकान संपत्ति की हानि को आगे लाया जा सकता है। ठीक है, लॉटरी, भरपाई, जुआ आदि की आय से किसी भी हानि की पूर्ति नहीं की जा सकती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपिटल गेन हमेशा ही टैक्सेबल होता है, सॉरी इसका कैजुअल इनकम, कैपिटल गेन कैजुअल इनकम हमेशा ही क्या होती है, टैक्सेबल होती है, उसका प्रॉफिट आप किसी को भी यूज नहीं कर सकते, ये भी विशेष चीज इसके अंतर्गत है। और आगे अशोधित ह्रास, अगले कर निर्धारण वर्ष में व्यापार और पैसे के शीर्षक की आय नहीं होने पर अन्य किसी भी शीर्षक की आय से वसूल किया जा सकता है, केवल वेतन को छोड़ देना। ठीक है ना, सैलरी है जो टैक्सेबल होता है। और नेक्स्ट, कर निर्धारण वर्ष 2001-02 या इसके पश्चात बंद हुए व्यापार के अशोधित ह्रास को भी वसूला जा सकता है। ऐसा कोई बिजनेस जिसमें पहले बहुत घाटा लग गया था, वो बिजनेस भी बंद हो गया, तो आप क्या अन्य नए बिजनेस में ऐसा कर सकते हो कि पिछले डेप को ले सकते हो, तो उसमें भी है, हाँ ले सकते हो। ठीक है ना, ये चीज विशेष है इसमें, यहाँ पे एक बार पढ़ लो इसको वापस। कर निर्धारण वर्ष 2001-02 या इसके पश्चात बंद हुए व्यापार के अशोधित ह्रास को भी वसूला जा सकता है। ठीक है ना, तो ये कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ यहीं पे समाप्त होता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।